अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ECE 101 का लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करने लगे हैं और ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हैंडआउट्स के मुताबिक टॉपिक नंबर 134 से लेकर 138 तक डिटेल्ड उर्दू में एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है जी, तो लेक्चर कंप्लीट ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये फाइनल टर्म प्रिपरेशन के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर साबित हो सकता है। लेक्चर नंबर 11 में हमने जेन पियाजे की थ्योरी को कंप्लीट डिटेल में समझा था और इस लेक्चर में हम ब्रूनर की जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उसको डिटेल में तमाम स्टेजेस के साथ समझेंगे। ठीक है, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं टॉपिक 134 के साथ, ब्रूनर्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो जेरोम ब्रूनर एक मशहूर कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने तालीम के हवाले से ये नज़रिया दिया कि तालीम का मकसद सिर्फ याद रखना नहीं है बल्कि सोचने समझने की सलाहियत को बढ़ना भी चाहिए। ठीक है, उनका कहना था कि बच्चे अगर नए इल्म का सामना करें तो उन्हें इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक तरतीब से के ज़रिए समझना चाहिए। ब्रूनर ने ये भी कहा कि करिकुलम ऐसा हो जो बच्चों की सोचने की सलाहियत को बढ़ाए और उन्हें इंक्वायरी और डिस्कवरी, ठीक है, तलाश और दरियाफ्त के ज़रिए मसाइल का हल ढूंढना सिखाए। ब्रूनर्स का ये भी अकीदा था कि सिलेबस को स्पाइरल तरीके से डिज़ाइन किया जाए जहां बच्चे पुराने इल्म पर नए इल्म की बुनियाद रखें। ब्रूनर की थ्योरी ने तालीम में क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और सोचने समझने की अहमियत को हाईलाइट किया। ठीक है जी, टॉपिक 135 की तरफ बढ़ते हैं जो कि है इनएक्टिव स्टेज। ब्रूनर के मुताबिक पहला जो स्टेज है वो है इनएक्टिव स्टेज। ठीक है, ये पैदाइश से 1 साल के बच्चों में ये स्टेज पाया जाता है। इस स्टेज में बच्चा सिर्फ अपने एक्शन से सीखता है, यानी किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसे फिजिकली टच करना, हिलाना या उसे यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर एक बच्चा रैटल को हिलाता है और आवाज़ सुनता है तो उसे मज़ा आता है, लेकिन अगर उसके हाथ में रैटल ना हो तो वो सिर्फ हाथ हिला के आवाज़ लाने की कोशिश करेगा क्योंकि उसे ये समझ नहीं होती कि आवाज़ जो है ना उस झुंझुने में से आ रही थी। ठीक है, इस स्टेज में इंटरनल रिप्रेजेंटेशन यानी जहन में तस्वीर बनाने का जो प्रोसेस होता है वो नहीं हो रहा होता है। ये स्टेज फ्यूचर में भी मोटर स्किल्स जैसे साइकिल चलाना या सिलाई सीखने में मददगार होती है। इसे हम लर्निंग बाय डूइंग भी कहते हैं। ठीक है, ये करके सीखना। आगे बढ़ते हैं टॉपिक 136 के तरफ जो कि है आइकॉनिक स्टेज। इस स्टेज में को पिक्टोरियल यानी तस्वीरों वाला स्टेज भी कहा जाता है। ये यूजुअली 1 साल के बाद होता है जहां बच्चा हर चीज़ को तस्वीर के ज़रिए समझने लगता है। इस स्टेज में मालूमात जहन में सेंसरी या विजुअल इमेजेस की सूरत में स्टोर होती है। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चा एक दरख्त देखता है तो उसके जहन में दरख्त की एक तस्वीर बन जाती है। सही है, और वो फिर दरख्त को बिना फिजिकली टच किए भी पहचान सकता है। सही हो गया। इस स्टेज में डायग्राम्स, इलस्ट्रेशंस और पिक्टोरियल एड्स तालीम में बड़ी मददगार साबित होती हैं। ये भी याद रखें कि इस स्टेज में बच्चा हर चीज़ को कॉन्क्रीट और रियल समझता है। अगर उसे एक ड्रॉन अप पपेट दिखाया जाए तो वो समझता है कि वो असल में ड्रॉना है। ठीक है, तो अपने जहन में तस्वीरें बिठा लेता है इस स्टेज में बच्चा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं टॉपिक 137 की तरफ जो कि है सिंबॉलिक स्टेज। तो ये स्टेज जो है ना ये 6 से 7 साल की एज में आती है जब बच्चा सोचने के लिए ज़बान, नंबर्स या सिंबल्स का यूज़ करता है। ये स्टेज जो है पियाजे की कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के मुताबिक है। इस स्टेज में बच्चा अल्फाज, मैथमेटिकल सिंबल्स और म्यूज़िक वगैरह के ज़रिए सोचने और मालूमात को ऑर्गेनाइज करने के काबिल होता है। सिंबल्स फ्लेक्सिबल होते हैं, इन्हें कैटेगराइज, क्लासीफाई और ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर डॉग एक लफ्ज़ है जो एक ख़ास जानवर की क्लास को रिप्रेजेंट करता है। इस स्टेज में बच्चा कहानियाँ सुनाता है, लिखता है और असलियत और तसव्वुर में फ़र्क रखता है। ठीक है, ये स्टेज तालीमी मकसद के लिए इंतहाई अहम है क्योंकि अब बच्चा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को भी समझने लग जाता है।
ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کی طرف، جو کہ ہے ٹاپک نمبر 138، ڈسکوری لرننگ اینڈ انڈکٹیو ریزننگ۔ تو دیکھیں، برونر کا یہ عقیدہ تھا کہ تعلیم تبھی اثر کر سکتی ہے جب اسٹوڈنٹس خود اپنا علم دریافت کریں، اسے ڈسکوری لرننگ کہا جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹیچرز کا کام صرف معلومات دینا نہیں ہے، بلکہ ایسا انوائرمنٹ تیار کرنا چاہیے ٹیچرز کو جہاں اسٹوڈنٹس خود سوالات اٹھائیں، ہائپوتھیسس بنائیں، انہیں ٹیسٹ کریں اور پھر اپنے نتیجے نکالیں۔ اس طریقے میں اسٹوڈنٹس چھوٹی چھوٹی ایگزامپل سے اہم قواعد نکالتے ہیں۔ اس پروسیس کو انڈکٹیو ریزننگ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ اگر بچوں کو الگ الگ ٹرائنگلز اور نان ٹرائنگلز دکھائے جائیں تو وہ خود سمجھ جاتے ہیں کہ ٹرائنگل کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں۔ اس طریقے سے اسٹوڈنٹس لاجیکل، سائنٹیفک اور کریٹیکل تھنکنگ اسکلز حاصل کرتے ہیں۔ ڈسکوری لرننگ میں امیجنیشن اور کریٹیوٹی کا بڑا کردار ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے ٹیچرز کو پہلے سے اچھی پلاننگ اور ریسورسز کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تھی ہماری برونرز کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کی جو اس کی تھیوری تھی، وہ ہم نے یہاں پر سمجھی ہے۔ میں نے بہت ایزی وے میں اس کو بتانے کی کوشش کی کیونکہ یہ تھیوریز ایگزامس کے پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میں نے بہت شارٹ کے اندر اور سارے جو ان کی مین پوائنٹس ہیں نا ان کو میں نے بتانے کی کوشش کی تاکہ یہ آپ کو یاد رہ جائیں کہ ان کی تھیوری تھی کیا، ٹھیک ہے، کیا مین باتیں انہوں نے بتائی تھیں۔ ٹھیک ہے جی، تو آئی ہوپ کہ آپ کو لیکچر سمجھ آیا ہوگا، پسند آیا ہوگا۔ اگر اس لیکچر سے ریلیٹڈ آپ کے کوئی سوال ہو، کوئی کنفیوژن ہو یا کوئی فیڈ بیک ہو تو آپ ضرور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ میں پوری کوشش کروں گی آپ کو ٹائملی رسپانس کرنے کی۔ چینل میرا اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ میرے تمام امپورٹنٹ لیکچرز اور MCQs اسی طرح آپ تک پہنچتے رہیں۔ میرے لیکچرز کو اپنے فیلو اسٹوڈنٹس کے ساتھ، ورچوئل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ میکسیمم اسٹوڈنٹس ان لیکچر سے فائدہ اٹھا سکیں۔ میں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ تعالی جلد حاضر ہوں گی، تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔